भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग टू निकुंज। दो बड़े ग्लोबल वॉइसेस भी हमने सुने। जेरोम पॉवेल, उन्होंने अच्छी चीज़ ये की है कि एक्सपेक्टेड लाइन पर उन्होंने कमेंट्री दी है। फेड की कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिया। यूएस मार्केट्स में भी हमने रिबाउंड देखा, लेकिन ओमिक्रॉन पर उन्होंने थोड़ी सी चिंता जताई। गीता गोपीनाथ ने भी ये कहा कि ग्लोबल रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन वायरस अभी भी है, उसे भूलिए मत, आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज इसके चलते जो रिकवरी है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल है। अब ये भारत को बड़े ही स्वीट स्पॉट में रखता है, क्योंकि अगर भारत में ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता है या फिर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता है, हेल्थ क्राइसिस देखने को नहीं मिलती है, तो एक बहुत ही अच्छे सेटिंग में शायद भारतीय बाजार है इस समय। निकुंज मीर, एक लंबा सवाल था, मगर मेरा एक और सवाल है। आप मंडे को छुट्टी पे थे? हाँ, मैं छुट्टी पे था मंडे को। कल और परसों कहाँ थे? अब कुछ था, फैमिली एंगेजमेंट था, सो आई हैड टू गो आउट ऑफ टाउन, तो वहीं पे था मैं बिजी। मीर देखिए, फेड की अगर हम बात करते हैं तो फेड ने एक प्रकार से द कैट इज आउट ऑफ द बैग। फेड ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। फेड ने क्लियर बता दिया है, जी हाँ, इन्फ्लेशन हमें लगता था ट्रांजिटरी होगी, मगर ट्रांजिटरी नहीं है, हम हमारा व्यू चेंज कर रहे हैं। अब एक रेट हाइक के बाद नहीं होगी, 3 रेट हाइक होगी। तो आपको पता है कि द आउटर लिमिट ऑफ द रेट हाइक कितनी है। अब 2020 में शायद ये आज एप्लीकेबल नहीं हो, अगले हफ्ते एप्लीकेबल नहीं हो। एक मार्केट इस समय मेरे हिसाब से डिवाइडेड है। एक व्यू है कि भाई रेट अगर इतनी ऊपर जाएंगी तो इकॉनमी को असर आएगा ही आएगा, जो ग्रोथ के लिए ख़राब है। दूसरा व्यू ये है कि इस समय जो इकॉनमी है वह हिस्टोरिकल इकॉनमी से काफ़ी डिफरेंट है। डिजिटल ओवरले आ रहा है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी लेवल्स अलग हैं, एनर्जी कंजम्पशन के पैटर्न्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। तो हिस्टोरिकली जिस प्रकार से रेट हाइक का प्रभाव पड़ता था, शायद नहीं पड़े, बिकॉज रेट हाइक की वजह से जो इकॉनमी में स्लो डाउन होता था, वो एक इकॉनमी का जो मैप होता था काफ़ी डिफरेंट है। तो ग्रोथ रहेगी, तो अगर ग्रोथ रहेगी तो एसेट प्राइसेस को क्या होगा, बिकॉज एसेट प्राइसेस, आप अंडरलाइंग प्राइसेस जब देखते हैं तो आप फ्यूचर डिस्काउंटिंग करते हैं। तो तकनीकी तरीके से मैं समझाता हूँ, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो आप जो वैल्यूएशन स्टॉक्स को देते हैं, क्या वो नीचे आएंगे। तो 2022 के अंदर क्या होने वाला है यह बोलना भी बहुत मुश्किल है। मगर जिस प्रकार से हमने मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी है, जिस प्रकार से हमने मार्केट के अंदर चेंजेस देखे हैं, ये बात तो तय है कि इस समय शेयर बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी आ चुकी है। इस समय शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी रहेगी। और आप एक मार्केट से निकल रहे हैं मिहिर, जिसके अंदर 80-85% ऑफ द स्टॉक्स इन 2022 हैव गॉन हायर। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक अ हनीमून पीरियड। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सुपर डुपर बम्पर ईयर रहा है। 2022 वैसा नहीं रहेगा। मार्केट ऊपर जाएगा, मगर सिलेक्टिव ऊपर जाएगा। इस साल 80-85% मार्केट ऊपर गया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर 40-45% मार्केट ऊपर जाए। तो आई थिंक ये मुझे बहुत बड़ा चेंज दिखता है। मगर मिहिर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम स्वदेश में हमेशा बोलते हैं, हमारा जो नारा है, बदलो और बढ़ो देश के साथ, ये परिवर्तन दिख रहा है। एफआई के ग्राफिक की बात करते हैं, हमने कुछ स्पेशल ग्राफिक्स बनाए हैं। एफआई सेलिंग पिछले 2 महीनों में करीब 80,000 करोड़ हुई है। और यह इस साल के लिए अगर आप नंबर देखें तो एफआई की जो एक्टिविटी है वो करीब नेगेटिव है। उसके बावजूद भी शेयर बाज़ार ऊपर गया है। उसके बावजूद भी शेयर बाज़ार में हमने देखा कि किस प्रकार से डीआई की वापसी हुई है। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि सिप और जो म्यूचुअल फंड्स के पास जो इन्फ्लोज हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से 2021 इज़ अ ईयर विच विल बी एन हॉलमार्क ईयर इन माई बुक, नॉट बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स, नॉट बिकॉज ऑफ द वेल्थ क्रिएशन, बट एफआईज वर सेलिंग एंड डीआईज वर बाइंग। देश बदल रहा है। 18 स्वदेश के साथ जुड़ो, बदलो बढ़ो देश के साथ। मेरे लिए यह सबसे बड़ा एक हॉलमार्क चेंज है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट। भले वो सिप्स में हो, भले वो बैलेंस एडवांटेज फंड्स में हो, भले वो इन्फ्लोज इनटू म्यूचुअल फंड्स हो, रिटेल पार्टिसिपेशन हो या फिर डीमैट अकाउंट्स हो। एफआई सेलिंग जब इतनी ज़बरदस्त आती है, मार्केट की कमर टूट जाती थी, मगर इस समय मार्केट खड़ा है और डीआई इस समय बाइंग कर रहे हैं। राइट, मॉर्निंग निकुंज, वेरी पावरफुल स्टेटमेंट और बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन भी है ये। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ी सिल्वर लाइनिंग है जो भारतीय बाजारों पर और बुलिश होने का कॉन्फिडेंस देती है कि इतनी बड़ी एफआई सेलिंग के बावजूद उसे कंप्लीटली निगेट कर रहे हैं डीआईज। क्या बड़े रीजंस आप देखते हैं इस वजह के, इस रैशनल के, इस पावरफुल स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन के?
प्रियंका, एसेट एलोकेशन चेंज हो रहा है। एसेट एलोकेशन में अगर आप देखें तो इंडियन सेवर्स वुड बाय रियल एस्टेट और गोल्ड एंड सिल्वर। आई थिंक वो एसेट एलोकेशन चेंज हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो वो है। सेकंड, अवेयरनेस आ रही है। तीसरा, इक्विटी को लेकर के जो मनसा थी कि भाई इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर हमेशा हम देखते थे चौपनेस होती थी या 2-4-5 साल के अंदर सिस्टमिक रिस्क आते थे, एक वह भी परिवर्तन हो गया। और तीसरा, जो इंडिया की जो इस समय ग्रोथ आ रही है वो काफ़ी अनपैरेलल आ रही है। अगर आप देखें इस साल यूएस मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट्स आर द बेस्ट आउट परफॉर्मिंग लार्ज मार्केट्स। उसी तरह आप देखें चाइना इज एट द बॉटम ऑफ द हीप। इस साल कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए, कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर गए, फिर भी आपने आउट परफॉर्म करा। बिकॉज शेयर बाजार क्या बोल रहा है? शेयर बाजार बोल रहा है जी आने वाले 2-3 सालों के अंदर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और आप दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी, हाईएस्ट ग्रोथ कंट्रीज हो सकते हैं। तो शेयर बाजार उसी बात को इंडोर्स कर रहा है और इस बार जो अपॉर्चुनिटी सेट क्रिएट हो रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। भले ही वो स्मॉल टाउन से कोई स्टार्टअप हो या कोई डीमैट लेकर के किसी ने स्टॉक्स में निवेश करा है। बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, अवेयरनेस, मीडिया, the faith into the country, the fact that a lot of interesting changes are happening at a global level, the respect for Indian CEOs and Indian corporates is increasing. All of them are giving you this exciting factor कि जी जब चक्र बदलता है तो चक्र में सब चीज़ें आपके साथ बदलती हैं। तो एक ये बहुत बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट है, इस पर और कभी हम चर्चा करेंगे। मगर ये जो ट्रेंड है मुझे लगता है ये मल्टी ईयर ट्रेंड है। ये 2022 का ट्रेंड नहीं है या 2020 का ट्रेंड नहीं है, ये एक मल्टी ईयर ट्रेंड है कि सिप्स आ रहे हैं। इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज सीइंग ट्रैक्शन। रियल एस्टेट में पैसा जा रहा है मगर कम जा रहा है और सोने में जो पैसा जा रहा था इस समय रुक रहा है। तो एक मल्टी ईयर ट्रेंड है और आप देखिए कितनी अच्छी बात है, हर 10-15 दिन के अंदर खबर आती है कि कोई भारतीय सीईओ कोई विश्व की बड़ी कंपनी का सीईओ बन रहा है। कल हमने लॉरियल में खबर देखी, थोड़े दिन पहले ट्विटर में खबर आई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। वो आपका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त था जो मधु केला के साथ आपने किया था, करीब 35 मिनट का इंटरव्यू तक है, वर्थ है वो देखना। अगर किसी ने अभी भी नहीं देखा तो ज़रूर देखे वो। उसमें ना आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि चाइना +1 उस कंट्रीज़ में भारत भी आता है, उसको कितना बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि आज ही हमने खबर देखी है फिर से यूएस ने जो पेन किलर है, जो दवाएँ हैं, उस पर बैन लगा दिया चीन की कंपनीज़ पे। तो ये 3-4 सेगमेंट जिसमें टेक्सटाइल है, एग्रोकेमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ये सब सेगमेंट्स भी आगे एक्टिव रहने वाले हैं क्योंकि चाइना +1 में भारत में लीडरशिप है इनके पास। देखिए केमिकल स्टॉक्स आर वेरी एक्सपेंसिव और मुझे नहीं लगता कि केमिकल स्टॉक्स जो एक B2B बिजनेस है उसको B2C की वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। तो केमिकल स्टॉक्स के अंदर करेक्शन देख चुके हैं और करेक्शन उसके अंदर हो सकता है कि थोड़े दिन और चले, मगर वो सेक्टर के अंदर स्पेसिफिक री रेटिंग ज़रूर हो रही है। एक थीम मैं जो ज़रूर बताना चाहूँगा जहाँ मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक नज़र रखनी चाहिए और मुझे ये भी लगता है, दिस इज जस्ट माई पर्सनल व्यू, कि बजट के अंदर उसको बेनिफिट भी मिलेगा। वो हो सकता है क्लीन एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी या फिर ईवी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ईवी के जितने भी बिजनेसेस हैं वो री रेट हो चुके हैं। मगर आप क्लीन एनर्जी की बात करें तो क्लीन एनर्जी में जब से रिलायंस ने अपने हाथ खड़े करे हैं और एक इशारा करा है कि भाई हम क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी में जाने वाले हैं, तो एक बड़ा सेक्टर क्रिएट होने वाला है। जब ये बड़ा सेक्टर क्रिएट होने वाला है तो इट इज़ टाइम टू रीविजिट कंपनीज विच आर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन सेल्स और आर गिविंग इक्विपमेंट विच विल बी यूज्ड इन हाइड्रोजन सेल्स। तो जो भी कंपनी इस समय कैपिटल गुड क्षेत्र में है जो हाइड्रोजन स्ट्रोक क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इक्विपमेंट बना रही हैं, अंग्रेजी में हम जैसे बोलते हैं नट्स एंड बोल्ट्स बना रही हैं, उन कंपनियों पर नज़र रखिए। एक नाम मैं शेयर कर सकता हूँ जहाँ मुझे पता है, अनुभव से मैं अपने बोल रहा हूँ कि जिसके अंदर काफ़ी इस क्षेत्र पे फोकस करा जा रहा है, वो है थर्मैक्स। जब इथेनॉल की बात हुई तो प्राज की री रेटिंग हुई थी, अब हाइड्रोजन की बात हो रही तो प्राज की री रेटिंग नहीं होगी, थर्मैक्स और सीमेंस जैसी कंपनियों की री रेटिंग होगी। तो इस थीम पे ज़रूर नज़र रखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस एनालिसिस के लिए और इतनी पावरफुल ऑब्जर्वेशन हमारे व्यूवर्स तक, 18 और स्वदेश के व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। तो FIs का भले ही एक नेगेटिव एक्शन देखने को मिला हो, 20,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की हो FIs ने, लेकिन DIs कम्प्लीटली उसका डटकर मुकाबला करें। शुक्रिया निकुंज इस जानकारी के लिए। और इनफैक्ट ये एक बड़ा मैटर है, FIs का DIs ने डटकर किया है मुकाबला। FIs की बिकवाली से नहीं डरा है बाजार और निवेशकों की बदलती सोच पर ही हम एक खास रिसर्च लेकर आ रहे हैं।